नमस्कार, स्वागत है आप सबका आवाज इंडिया टीवी में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप सब देख रहे हैं आज की आवाज। आज की आवाज पर आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। शायद ये ऐसा विषय है जो अगर बात की जाए तो कई महीनों से लगातार हमारे देश में एक ही जाति और वर्ग के बीच में घूमता नजर आ रहा है, जिसका नाम है असहिष्णुता पर जिस तरीके से प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि असहिष्णुता एक अभिशाप की तरह है और हर किसी को जानना चाहिए कि आखिर ये आता कहां से है और इसका मतलब क्या है। इसको लेकर कहीं ना कहीं फिर अब एक बार रतन टाटा विवादों में है और जिसकी चर्चा को लेकर लगातार लोग जो है, अगर बात की जाए तो लगातार चर्चाएं शुरू हैं। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो असहिष्णुता को लेकर लगातार तरह तरह की चर्चाएं हुई थी, कई कांड भी हुए हैं, कई जगह चर्चाओं के साथ साथ कई जगह दंगा फसाद भी हुआ था। लेकिन जिस तरीके से अब कई महीनों बाद एक बार फिर जो है असहिष्णुता का जो नाम है वो चर्चा में है, जिसको लेकर रतन टाटा ने एक बयान दिया था हाल ही में ग्वालियर के एक कार्यक्रम को लेकर। उसमें जिस तरह से बयान दिया है उस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि असहिष्णुता का जो मतलब है वो सिर्फ विद्रोह ही नहीं होता है। इसके अलग अलग मामले माने तो इसकी अलग अलग वजह है, इसकी अलग अलग परिभाषा है, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर एक्चुअली है क्या असहिष्णुता, किस वजह से इसको लेकर इतना चर्चाएं की जा रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने जो गेस्ट हैं स्टूडियो में उनसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं सुधाकर सुराड़कर साहब, जो पूर्व आईजी हैं। सर, आपका स्वागत है। दूसरे मेहमान हमारे हैं फूलचंद दुवाले जी, बीजेपी नेता, और तीसरे मेहमान हैं रिपब्लिकन सेना से हैं जो फैसल बनारसी साहब। इन तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर असहिष्णुता का जो मुद्दा है ये पिछले कई महीनों से जो है चर्चा का विषय है और बड़ी ही तेजी से इस पर राजनीति भी देखी गई थी। सबसे पहले सुधाकर सर, जिस तरीके से बात की जाए असहिष्णुता का जो मतलब है, वास्तविक मतलब क्या है? मतलब है कि जो मैं कहूँगा वो सही है, दूसरा अगर मेरे आवाज़ से सहमत नहीं है, मेरे मत से सहमत नहीं है, तो उसकी तो पिटाई करनी है, उसको ख़त्म करना है। ये मैं इसका मतलब समझता हूँ। इसमें किसी जाति धर्म का कोई सवाल नहीं। ये जो एक प्रवृत्ति बढ़ रही है कि मैं बहस ही नहीं करना चाहता, जो मैं कहूँगा वो हर किसी ने मानना चाहिए, ये जो सोच है इसको मैं कहता हूँ कि ये गलत सोच है और इसमें से बढ़ता है। और हम आम दिन देखते हैं, रोज़ देखते हैं, कई जगह तो सिर्फ ओवरटेकिंग पे से झगड़े होके खून हो गए हैं, हॉर्न बजाया उस पर से झगड़े हो गए हैं। ऐसे ऐसे छोटी छोटी मामले जो है ना, तो ये सारे समाज में फैले हुए हैं, हर धर्म में फैले हुए हैं, हर जाति में फैले हुए हैं। तो इसमें बदलाव आना चाहिए कि हमें दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए, समझनी चाहिए, सोचना चाहिए और उसके बाद सही बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हिंसक प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। फूलचंद दुवाले जी, जिस तरह से रतन टाटा की अगर हम बात करें, प्रमुख उद्योगपति हैं और काफी प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने इस तरह से बयान दिया है कि सहिष्णुता जो है पूरी तरीके से अभिशाप बन चुकी है। नहीं, देखिए, ये जो मुद्दा है ये मेरे ख्याल से कांग्रेस का चलाया हुआ एक अभियान है। और ये अभियान जब चला था जब बिहार के चुनाव थे, और उस समय बिहार के चुनाव के समय ये असहिष्णुता का मुद्दा चला था। और जब जैसे ही बिहार के इलेक्शन ख़त्म हुए उसके बाद ये मुद्दा कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आया था। अभी आपने देखा कि जिस तरह से कल रतन टाटा ने मुद्दा उठाया नहीं है, उन्होंने मुद्दा उठाया नहीं है फूलचंद दुवाले जी, मुद्दा उठाया नहीं, लेकिन उन्होंने इस पर लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी कि कहीं ना कहीं अभिशाप है और हर किसी को ये जानना चाहिए कि आखिर ये आता कहां से। नहीं, मुद्दा देखो, मैं वही बोल रहा हूँ। उन्होंने जो कल स्कूल के कार्यक्रम में जो कहा कि असहिष्णुता का मुद्दा ज्योतिन्द्र राजे सिंधिया ने कहा, वहां पे उपस्थित किया था, उनका भाषण पहले हुआ था और उनके बाद उन्होंने उस चीज़ का जो गत दिनों में चला था यह मुद्दा, उस चीज़ का उन्होंने समर्थन किया। लेकिन अब देश के अंदर अच्छी तरह से सब जगह पे वातावरण एकदम सुजलाम सुफलाम चल रहा है, बिल्कुल नहीं। और उसके बीच में अगर ये मुद्दा असहिष्णुता का निकालेगा तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब सब जगह पे एक भाईचारा का वातावरण बन चुका है। हमारे आईजी साहब जिस तरह से कहा कि ये आपस में उन्होंने जो आपस का मुद्दा, जो लोगों का जो धैर्य रहता है, किसी चीज़ का सहन करना की शक्ति नहीं होती है, असहिष्णुता बढ़ गई। उन्होंने एक मानवता के व्यक्तिगत के तौर पर उन्होंने उसको दर्शाया। लेकिन राजनीतिक लोग जो है
राजनीतिक लोग जो है ये आरोप प्रत्यारोप करके इसका असहिष्णुता का मतलब निकालते हैं। फैसल बनारसी साहब, जिस तरीके से फूलचंद दुबाले जी ने कहा कि ये कांग्रेस का छोड़ा हुआ मुद्दा है, यानी अब कहीं ना कहीं जब कांग्रेस सरकार चली गई और बीजेपी सरकार है केंद्र और राज्य में दोनों जगह, तो क्या अब असहिष्णुता नहीं हो रही है? इनटॉलरेंस इसका इंग्लिश में शब्द होता है, असहिष्णुता का मायने। और सेकंड ये इसका मायने ये है कि बच्चों के प्रोग्राम्स में जो वो गए थे रतन टाटा जी, उनका ये मानना था कि आज देश की जो सुरक्षा है, जो भविष्य है, वो बच्चों के हाथों में है। यानी कि ज़मीर को ठेस पहुंचाने का काम भारत सरकार थोप रही है हर नागरिक के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो। ये उनको एक गाइडलाइन देनी थी आने वाले भविष्य के बच्चों को कि आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आज जिस तरह से लोकतंत्र के ऊपर अटैक किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की जो राजनीतिक गंदी चली जा रही है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने ये बच्चों को ये जागरूक करने की कोशिश की कि आप लोग जागो, आने वाला भविष्य तुम लोगों का खतरे में रहेगा, ये उनका मानना था। रही बात, उन्होंने ये भी कहा था फैसल बनारसी साहब, हर कोई चाहता है कि पूरा देश जो है असहिष्णुता मुक्त हो, और सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही कि वो कहां से आता है। बिल्कुल सही। ये टोटल आइडियोलॉजी जो है ना, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हटकर आप इसको बात करेंगे ना, तो इसको मैं मनुवाद की आइडियोलॉजी कह सकता हूं। क्योंकि देश के अंदर जो लोकतंत्र देश है, हम लोग बहुत बड़े लोकतंत्र देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी जो दुनिया के अंदर हमारा नाम लिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर। आज जिस तरह से टाटा जी ने या टाटा ने जो ये आवाज़ उठाई, और या यूँ समझो इनका जो मानना है कि भाई कांग्रेस के फरहान सिंधिया जी ने इसको आवाज़ उठाई तो उसका उन्होंने समर्थन किया, मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। ही इज़ अ VVVIP पर्सन एंड ही इज़ नॉट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर्सन। वो देश की सुरक्षा के लिए कल भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। रही बात उनके जो भी मूवमेंट चलते हैं देश के अंदर, आज हमारी जो टाटा की लाइनें बोल लो या टाटा के प्रोडक्ट्स बोल लो या दुनिया की हर चीज़ हमारे पास जो आती है, आज टाटा ने बहुत योगदान भारत सरकार को दिया है। ऐसे हालात में उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दिया है, इसके ऊपर बड़ा विचार विमर्श करना पड़ेगा सरकार को। आने वाले कल के अंदर भविष्य हमारे बच्चों का खतरे में, ये उन्होंने जागरूक करने की कोशिश की हो प्रोग्राम में। बिल्कुल। बात की जाए सुराटकर सर, जिस तरीके से फैसल साहब ने कहा कि सरकार को अब रतन टाटा के बयान के बाद इस पर विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि रतन टाटा एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर बात की जाए तो इसके पहले जिस तरह से दादरी कांड हुए थे, कई ऐसे जो है हिंसक कांड भी हुए हैं, क्या तब सरकार को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए था? अब जब रतन टाटा जी ने इस पर जो है आवाज उठाई है, एक बयान दिया है, तब जाकर शायद सरकार को ध्यान देना चाहिए। नहीं, हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो मैं आप दोनों की कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। पहली बात यह है कि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय भी ऐसे होते था, आज भी हो रहा है। इसलिए इन मेहरबानी करके एक दूसरे की तरह उंगली उठाकर इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। जैसे मैंने कहा, पहले ही शुरू से कहा कि इसके पीछे जो सब होने की जो भावना है, ये श्रेष्ठ और शूद्र, ये भावना में से होता है। क्यों मैं क्यों चाहता हूँ कि मेरे कोई बात, हर किसी ने मेरी बात माननी चाहिए, मुझे पूछना नहीं चाहिए, ये जो सोच है, ये सोच इसके पीछे है। ये पहले भी थी और आज भी है, और इस सोच को हमें ख़त्म करना होगा कि जब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि हर किसी को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। दूसरे सब ने वो बात सुननी चाहिए और समझकर उसके बाद जो सही है वो करना चाहिए। अगर हम देखें, इसमें पॉलिटिक्स की बात छोड़ दीजिए क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इतना बिल्कुल साफ कहूँगा कि इसमें बीजेपी और कांग्रेस में थोड़ा तोला मैसे का फर्क है। दोनों शरीक है, कोई फर्क नहीं है। एक बात समझ लेनी होगी आपको। मेरी बात करिए, क्या बोलिए? मुद्दा आता कहाँ से ये? मेरी बात आपने कहा ये मुद्दा आता कहाँ से, ये बताइए पहले। मैं बताता हूँ। अभी जो सब लोग बात कर रहे हैं, जो इन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं कि जो दबाया जा रहा है, आवाज को जो दबाया जा रहा है, ये पहले भी दबाया जा रहा था। इसलिए मेरी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के समय को में आवाज को दबाया नहीं जा रहा था। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय भी आवाज को दबाया जा रहा था, आज भी आवाज को दबाया जा रहा है, और ये देश के लिए बहुत घातक है। देश में जैसे सीधी सीधी अब बच्चों की बात निकली, तब बच्चों को क्या सिखाते हैं? एक चॉकलेट दिया, बच्चे सबसे मिलके बांट के खा, अकेले मत खा। तो आज क्या सोच हो रही है कि ये चॉकलेट है, नहीं मैं अकेला खाऊंगा।
क्या मजाल है कोई मुझसे चॉकलेट मांगे। बिल्कुल, अगर बात की जाए सुधाकर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि अगर हम एक दूसरे के प्रति भाव रखें, एक दूसरे से प्रेम रखें और एक दूसरे की बातों को सुने, हम क्या कहना चाहते हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, अगर एक दूसरे को सुने तो शायद असहिष्णुता नहीं होगी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असहिष्णुता अभिश्राप है, जिसको रतन टाटा ने कहा, जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हैं। वहीं ये भी जानना जरूरी है कि आखिर असहिष्णुता है क्या, इसका जानना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। फूलचंद उबाले जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सुराड़कर सर ने कहा कि जब तक हम एक दूसरे के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं रखेंगे और एक दूसरे की बातें सुनने की इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे, तब तक किसी के भी अंदर असहिष्णुता खत्म नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे? न, बिल्कुल सही बात कही सुराड़कर जी ने कि एक दूसरे के प्रति जब तक हम अपने मन में आक्रोश लेकर चलेंगे तब तक ये चीज़ें हमेशा ऐसी होती ही रहेंगी। लेकिन देखो, आज जिस तरीके से आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हैं और जिस तरह से इस देश के अंदर कार्य हो रहा है, आज देखो 2.5 साल होने को आए सरकार को मोदी जी की, लेकिन देखो एक भी कहीं भ्रष्टाचार का नाम नहीं है। और देखिएगा आप जो है पूरे जितनी जो जनता की हित में जो स्कीमें हैं पूरे की पूरी देखो उसको जोड़िए मत, वो कांग्रेस के इसमें का है। आज देखिए आप जीएसटी बिल और न लैंड बिल का तो बाकी है, लेकिन आज जिस तरह से रोड डेवलपमेंट हो रहा है, नदी जोड़ प्रकल्प होने वाले हैं, ये सब चीज देखो, ये सब देखो लोगों की नहीं लोगों ये चेंजेज आ रहा है, हमारा देश के अंदर चेंजेज आ रहा है, देश के अंदर चेंजेज आ रहा है। लेकिन कुछ देखो बनारसी जैसे लोग हैं, नहीं बनारसी जैसे लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। यही इनकी भावना होती है। फूलचंद जी, हम ट्रैक चेंज कर रहे हैं, हमारा ट्रैक वो नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं असहिष्णुता एक अभिश्राप है, जिसको असहिष्णुता कब बनती है? लेकिन क्या कहना चाहेंगे फैसल बनारसी प्रदीप जी, साहब? असहिष्णुता बढ़ती कब है? अभी भारत नहीं असहिष्णुता बढ़ती कब है? पूरी डिक्टेटर जब भारत के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, जब कहीं जाके कोई सरकार असहिष्णुता। जी सुधाकर सर, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसमें पॉलिटिक्स को अलग रखिए। जैसे मैं साफ कहूँगा, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। इंदिरा जी ने जो काम किया, राजीव जी ने जो काम किया, वो बेहतरीन है, बहुत अच्छा किया। आज जो भी कंप्यूटराइजेशन है उनकी वजह से है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी सब लोगों ने मानना चाहिए। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस वालों ने, बीजेपी जो अच्छी काम कर रही है उसको मानना चाहिए, बीजेपी वालों ने भी कांग्रेस ने जो अच्छा काम किया उसको मानना चाहिए। गाली देना आसान है, अच्छाई को मानना अलग बात है। तो इसमें जो है मोदी जी के बारे में मैं अभी नहीं कहना चाहूँगा, जैसे उन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया वैसे कुछ उनका भी कुछ गलत होता है, ये मानना पड़ेगा। इंसान है वो, भगवान नहीं है। ना तो इंदिरा गांधी भगवान थी, ना मोदी जी है, ना कोई है। तो एक बात हमें समझनी होगी कि इसे पॉलिटिक्स से उभर कर जो आम बात है ना, हमको गुस्सा क्यों आता है? असहिष्णुता का क्या मतलब है? मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप फिर कहिए। मेरी बात यह है कि ये जो सोच है कि मैं जो कहूँगा वो दूसरों ने मानना ही चाहिए, ये सोच गलत है। इसमें बदलाव आना चाहिए। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हर किसी को हक है। आज लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, और जैसे मैंने कहा कि इसके पहले भी कांग्रेस के समय भी ये हुआ है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि आज की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, पहली बहुत बुरी थी। दोनों में अच्छाई और बुराई दोनों कौन सी बातें दबाई जा रही है? इसके लिए मैं दूंगा ना, अगर वो सब्जेक्ट बताइए ना, जब आप आरोप कर रहे हैं तो उसका भी बताइए। बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आज का वो सब्जेक्ट नहीं है। आज का वो सब्जेक्ट होता तो वही बताता मैं। तो आज जो जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, सबको एक दूसरे को समझ लेने की जरूरत है। और आप हर मजहब की बात ले लीजिए, हर मजहब में वही बात ही कहे। हर मजहब कहता है कि झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो। तो एक समझ लेना चाहिए, हम लोगों में जो जाति है इसके बेट और ये जातियाँ सब में फैली हुई है, क्रिश्चियनों में भी है, मुसलमानों में भी है। हमारे यहाँ की जो जाति व्यवस्था है ना, और दूसरे देशों में जो है गुलामी और मालिक और गुलाम, और हमारे यहाँ है श्रेष्ठ और कनिष्ठ।
तो ये श्रेष्ठत्व की जो भावना है, ये श्रेष्ठत्व की भावना ही इसके पीछे है मेन। ये जो हो रहा है इसके पीछे जो भावना मेन है, ये श्रेष्ठत्व की और कनिष्ठत्व की है। और ये भावना कांग्रेस में भी थी, आज भी है। तो इससे हमें उभर कर, हमें अपना प्रांत, हमारी जात, हमारा धर्म, इससे उभर कर इंसानियत की राह चलना होगा। और अगर हम इंसानियत की राह चलेंगे तो ये मिटेगा। सुराटकर सर ने सबसे बड़ी बात कही कि इंसानियत की राह पर चलेंगे तो शायद असहिष्णुता जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरीके से फूलचंद जी, मेरा क्वेश्चन आपसे भी है जो हमने अभी फैसल बनारसी से किया, कि क्या वजह मानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखें तो असहिष्णुता सिर्फ एक ही धर्म के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है? कहाँ घूम रही है भाई? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है असहिष्णुता घूम रही है। मोदी जी ने क्लियर कट कहा है, सबका साथ है सबका विकास, और सबका विकास सबका साथ लेकर ही सबका विकास करना है। यही मुद्दा लेके चल रहे हैं आज पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। और कौन सा एक विशेष धर्म को लेकर ये क्या है, इसे ये सब बातें कुछ नहीं है। ये आपकी मीडिया की बनाए बातें आप लोग को कहीं ना कहीं से पिट्टू डाल देते हो, लेकिन मुझे तो कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिट्टू नहीं डालते फूलचंद जी, पिट्टू नहीं डालते। अगर हम दादरी कांड की बात करें तो वहां पर क्या हुआ था आप भी जानते हैं। आप निकालो उसकी बाल की खाल निकाली थी। क्या कहना चाहेंगे? उसमें क्या निकला था? फूलचंद जी ने कहा कि मीडिया पिट्टू नहीं निकालती, मीडिया हमारा काम यही होता है कि हम लोगों तक कितना सही पहुंचा सके, सच्चाई हम पूरी पारदर्शिता से दिखाने की कोशिश करते हैं। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से फूलचंद जी ने कहा? मैं सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हुए हैं, एक डेमोक्रेसी तरीके से अगर ये सोचे हुए जो सब्जेक्ट के ऊपर हमारे जो चल रहा है ये पूरा डिबेट, ये डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने की जो पॉलिसी जो बनी हुई है आज भारतीय जनता पार्टी बोलो या कहीं भी बनी हुई होगी, इनकी जो अपनी टीम बना रही होगी, इससे उभर के, जैसे बड़े साहब ने, आईजी साहब ने बताया कि इससे उभर के तुमको 2 कदम सोचना पड़ेगा। ये ज़रूरी है, समय की मांग है। दूसरी ये कि आप सिर्फ दादरी कांड ही ने, मैं हिंदुस्तान के कई ऐसे कांड बता दूं इसी 2.5 साल के अंदर जहां जातिवादी के दंगे मुजफ्फरनगर से लेके कहीं तक, बहुत दूर तक मैं बता सकता हूं। आपके प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत तो होनी चाहिए कि देश की डेमोक्रेसी पे कहाँ का डैमेजेस आ रहा है उसके ऊपर गौरव फिक्र करे। टाटा बिरला को क्या लेना देना आपके प्रधानमंत्री से, या उनका क्या सब्जेक्ट के ऊपर कौन सा मोटू ऐसा होगा कि उनको वो समर्थन देना पड़ा सिंधिया की बातों का? उसके पीछे को बहुत से रीजंस होते हैं। उन लोगों की, उनकी भी अपनी एक टीम होती है जो इसके ऊपर रिसर्च करती है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस वक्त इनटॉलरेंस सबसे खतरनाक मुद्दा बन के देश को खाए जा रहे हैं। अब आपको इसके ऊपर अंकुश लगाना है। आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नागरिक हो, आप भारत के जिम्मेदार नागरिक हो, आपको ये बात आपके बड़े बड़े नेताओं के पास रखनी पड़ेगी, ज़रूरत की मांग के हिसाब से रखनी पड़ेगी कि ये जातिवादी से उठ के 2 कदम आगे आपको सोचना है। तो आप सोचोगे कैसा? आप डिबेट के अंदर बैठे हो तो आप डायरेक्ट हमने ये किया, अरे बहुत कुछ आपने किए, हम आपको बहुत दिल से अभिनंदन भी करते हैं अगर आपने कोई काम किया है आपके समाज के जुड़ के या देश के जुड़ के। लेकिन आपको इनटॉलरेंस के ऊपर डिस्कस करके उस सब्जेक्ट को टाटा ने क्यों कहा, व्हाट इज द रीजन, क्या जरूरत थी उनको ये प्रोग्राम स्कूल के बच्चों में देने के लिए, क्यों जागरूक करने की इनको जरूरत पड़ी? आज आपकी इतनी बड़ी बड़ी टीम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, सब कुछ है, वो लोग भी ये प्रोग्राम्स ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फैसल साहब, जिस तरीके से फूलचंद जी अगर बात की जाए तो फैसल साहब ने एक बड़ी बात ये कही कि प्रधानमंत्री जी को ये देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी में कहां इफेक्ट हो रहा है, आखिर उस पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? देखिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी देश की हर बात और हर जगह पे जहां भी कुछ भी होता है, देखिए उनका ट्वीट तुरंत आ जाता है। छोटी सी छोटी बात घटना क्यों ना हो, तुरंत ट्वीट आ जाता है। देश के गृह राज्य मंत्री राजनाथ सिंह जी जहां कहीं भी ऐसी कुछ भी घटना होती है तुरंत वहां का जायजा लेते हैं, वहां पर जाते हैं। और आज जिस तरह से कश्मीर के अंदर भी जो समस्या आज आन खड़ी हुई, उस समस्या को भी खत्म करने के लिए राजनाथ सिंह जी ने, मोदी जी ने प्रयत्न पूर्ण तरह से वहां पे किए कि देश के अंदर कौन सा भी ऐसा, इस देश के अंदर कोई भी स्टेट ऐसा ना हो कि जहां पर इनटॉलरेंस के नाम पर लोग दंगाई करे, भड़के या और कुछ समाज का नुकसान हुए। इन चीज़ों के तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खिलाफ है। और देश में केवल विकास की बात, सबका साथ लेकर और सबका विकास करने की ही बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और उसी के तहत, वो एजेंडे के तहत ही काम कर रही है।
आपने देखा होगा कि ये जो इंटॉलरेंस का जो मुद्दा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं बात की इसके ऊपर, बल्कि इसके जो हमारे विरोधी पक्ष नेता लोग हैं उन्होंने बात की है। भारतीय जनता पार्टी ने बात कभी विरोधी नहीं पक्ष की। की नहीं है, टाटा लेकिन बिरला कोई अब पॉलिटिकल वो अलायंस उस नहीं है, वो मुद्दा- आपको ये समझना पड़ेगा। उनको नहीं, ये इसकी मुद्दा क्या जहां से जरूरत पड़ी, उनको जो क्या मुद्दा जरूरत जहां पड़ी? से जो शुरू हुआ समर्थन बनारस देने से- की उनको जरूरत क्यों पड़ी? हम तो ये चीज को इंटॉलरेंस चीज आज इलेक्शन आता है, कोई मूवमेंट आता है तो टाटा बिरला की जरूरत पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो गए। बनारसी जी आप सुनिए, एक मेरी विशेष बात धर्म आप- को, एक मैं विशेष धर्म धर्म को की इसको बात ही मत मुद्दा लाओ बनाया इधर। जाता आप है। धर्म को ला ही मत बीच नहीं, में। एक विशेष आप धर्म को ला ही मत बीच में, आप सब्जेक्ट पर डिस्कस प्रदीप करो। ने कहा है, बिल्कुल आज- बिल्कुल आज- फूलचंद जी, आज- फूलचंद जी, उन्होंने फैजल कहा है, बनारसी उनके साहब, बारे में फैजल बनारसी साहब, बात फूलचंद जी, कीजिए, एक विशेष दोनों धर्म लोगों करा है। को मैं बता दूं कि यहाँ पर धर्म की बात नहीं, यहाँ हम असहिष्णुता पर बात कर रहे की बात हैं। है। लेकिन आपने जिस कहा- तरीके से सरकार ने कहा किसी- सबका साथ सबका किसी- विकास, किसी एक जी धर्म हाँ, पर जाके उसके साथ समाप्त साथ होता लेकिन ही जिस है। तरह से देश में असहिष्णुता फैल रही है, फैल रही जिस है। तरीके से अब उसके आखिर ऊपर क्या अंकुश वजह हुई लगाना है, कि कैसे प्रसिद्ध लगाएंगे? उद्योगपति अंकुश- रतन टाटा को इसका समर्थन करना पड़ा, किस तरीके से उन्होंने इस पर सवाल उठाए, आखिर उन्होंने क्यों कहा कि अब नहीं, देखो, असहिष्णुता वहां अभिशाप पे बन चुकी मैं है, क्लियर उस करता पर हूं। हम चर्चा करते जैसे- रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असहिष्णुता अभिशाप है, जिसको लेकर रतन टाटा ने बयान दिया और जिस तरीके से इस पर चर्चाएं शुरू हुए, हर तरफ अब सवालिया निशान खड़े हुए। आखिर रतन टाटा ने ऐसा क्यों कहा? सुरटकर साहब क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से रतन टाटा साहब ने कहा कि अभिश्राप है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक ऐसा वातावरण चाहिए जिससे हम एक दूसरे के साथ प्रेम कर सकें, एक दूसरे को मार पीटे ना, बंधक ना बनाएं। क्या लगता है, देश को जो है असहिष्णुता मुक्त होना चाहिए? बिल्कुल उन्होंने सही कहा, उसमें कोई गलत नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि हर धर्म यही कहता है, हर मज़हब यही सिखाता है, इसमें उन्होंने कोई जो नई बात नहीं कही है, उन्होंने सिर्फ उसको दोहराया है। तो एक जगह जब तक हम लोगों में ऊंच और नीच की भावना है, और ये बड़ी दुर्भाग्यवश बात है कि भारत में ये भावना बहुत अंदर तक है। आज भी अगर एक जात की बात करें तो हर किसी में भेद है, ब्राह्मणों में भी कितने भेद हैं मेरे बताने की ज़रूरत नहीं, और हर अपने से दूसरों को नीच समझता है, अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। जो दूसरों की नज़रों में नीच है वो भी समझता है क्योंकि और दूसरों से बहुत श्रेष्ठ है। तो ये जो भावना है ना, ऊंच नीच की जो भावना है, ये भावना ख़त्म होनी चाहिए। हम लोग सब बराबर हैं, हम सबका खून लाल है। ये जिस दिन हम लोग समझ लेंगे और भाईचारे से रहेंगे तो किसी को हमें बहकावे में लाने की, हमें उकसाने की कोशिश में वो नाकामयाब होंगे। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत जो गलत बात करते हैं, ऐसे एक हिंदू को महंत ने मंदिर में कदम नहीं रखने दिया, ऐसे एक मुस्लिम को मौलवी ने मस्जिद में कदम नहीं रखने दिया। लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब उन्हें आप ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। धीरे धीरे जो हो रहा है उसमें से अच्छा ही निकलने वाला है। बिल्कुल अच्छा ही निकलने वाला है। फैसल साहब, जिस तरीके से सुराटकर साहब ने कहा कि अगर हम ऊंच नीच की जो है ऊंच नीच की जो बेड़ियां हैं वो शायद तोड़ दें तो शायद हमें असहिष्णुता से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें तो असहिष्णुता जब पहली बार शुरू हुआ तो शायद यही वजह रही है कि एक उच्च जाति का नीच जाति के ऊपर हमला करता है, उसके ऊपर हिंसक को जो है मारपीट करता है, तभी शायद शुरुआत हुई और उसी की परंपरा शायद चलती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। मनुवाद के ख्यालात के लोग जहाँ जहाँ रह गए इस भारत के अंदर, जो उनके फॉलोअर्स हो गए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो मान्यता नहीं देते और जो उनका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको जीने का अधिकार दिया है, अगर संविधान को जहाँ जहाँ नकारा जाएगा तो ये कितनी भी ताकत लगा देवे, ये लोग एक होने देंगे नहीं। दूसरा मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि इंसान को सबसे बड़ा जो उसके पास जो वक़्त होता है वो होता है, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। और जब तक हर बच्चा, हर इंसान के दिल के अंदर ये चीज़ नहीं आएंगी कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं ज़मीन पे चलता हूँ, मुझे ज़मीन के बारे में सोचना है, आसमान की बुलंदी के बारे में नहीं सोचना है। जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री दुनिया घूमते घूमते
लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं बहुत पावरफुल मुल्क का प्रधानमंत्री हूं, ये आने वाले कल के लिए घातक होगा हमारे लिए। जिस तरह से हमारी सुरक्षा को इस्तेमाल किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक को उन लोगों ने इस्तेमाल करे, जिस तरह से बेनकाब करे हमारी प्राइवेसी को, आज ये आने वाले कल के अंदर हमें बहुत बुरी तरह से इस परिणाम का हमको अंजाम भुगतना पड़ेगा। फूलचंद जी, फैसल साहब ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि प्रधानमंत्री देश का भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। आधी अधूरी जानकारी है उनको। देखो, भारत देश एक बहुत ही बड़ा डेमोक्रेसी देश है और एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था और ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपकी हर बात से सहमत हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक को मैं बोलता हूँ, मेरा ये मानना है। मैं अभी मुझे जवाब दे, बोलिए। जिस तरह से हर देश में घूमकर हम जिस तरह से व्यापार कर रहे हैं और जिस तरह से हम अपनी देश को हम वीटो पावर के अंदर सुपर पावर में कैसे आए, इसलिए हम वहां पे आज हम अनेक देशों का दौरा कर रहे हैं ताकि भारत की जो हमारी जो कमतरता है उसकी पूरा करने के लिए। और दुश्मनों के साथ डील करो, चाइना के साथ तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा मैप बनाओ। पास भी आएंगे फैसल साहब, फूलचंद जी की बात पूरी हो लीजिए, आपके पास भी आते हैं। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी आपने? जी, सर्जिकल स्ट्राइक। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत ये कौन मांग रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत हम समर्थन दे रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का हम समर्थन दे रहे हैं। आप गलत जा रहे हो, हम समर्थन दे रहे हैं। आप बात नहीं समझे हमारी। फैसल साहब, फूलचंद जी की बातें कंप्लीट होने दीजिए, फूलचंद की बातें कंप्लीट होने दीजिए के माध्यम से। फैसल साहब, फूलचंद जी की बातें कंप्लीट होने दीजिए, हम आपके पास भी आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है उसको बाकायदा एकदम, देखो, ये सेना के अधिकार में आता है और सेना ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इसको ओपन नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर कोई बयान नहीं आया। केवल जो विरोधी पक्ष के जो लोग होते हैं, जैसे कि केजरीवाल है और कांग्रेस के लोग हैं, इतने निकम्मेपन के सवाल करते हैं। देश की जनता उन पर भड़की हुई है और जो देश की सेना पर जिसका विश्वास नहीं है, ऐसे इस देश के अंदर जो नेतागण है, ऐसे नेतागण को तो देश में रहने का अधिकार भी नहीं है। सुराडकर साहब, क्या कहना चाहेंगे? जब हम किसी भी मुद्दे पे अगर चर्चा करते हैं तो जरूर घूम के वो मुद्दा आखिर पॉलिटिकल व्यू क्यों लेके आता है? देखिए, ये लोग सब है ना, जैसे मैंने कहा, फिजूल एक दूसरे की तरफ उंगलियां दिखाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक क्या कह रहे हैं? इसके पहले भी हुआ है और सबसे बड़ा तो स्ट्राइक किया इंदिरा गांधी जी ने, बांग्लादेश को स्वतंत्र किया है, ये मत भूलिए। तो ये कहना कि हमने किया दूसरों ने किया, भगवान खुदा के लिए बंद कीजिए। जैसे मैंने कहा, इंदिरा गांधी के समय, कांग्रेस के समय भी बहुत अच्छे काम हुए हैं, उन गलतियां भी हुई हैं, वैसे ही आज भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, गलतियां भी हो रही हैं। लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया सर, मेरी बात तो समझिए। तो मैं ये चाहता हूँ, पॉलिसी के ऊपर अटैक नहीं किया गया। मैं ये चाहता हूँ कि भगवान के लिए, खुदा के लिए, सेना को इससे अलग रखिए। मनसे के लोग कहते हैं 5 करोड़ दीजिए, अरे क्या है, सेना को इसमें कृपा करके मत घसीटिए। सेना को, पुलिस को, सबको अपना काम करने दीजिए, जहां वो काम सही नहीं करते उसे काम करा लीजिए। अगर बात की जाए, सुरक्षा एजेंसियां जो है वो देश के हित में काम करती हैं, देश की सुरक्षा के लिए काम करती हैं, हमें उनको अपने पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं घसीटना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश का विदेश दौरा कर रहे हैं, उससे देश को जो है किसी प्रकार की सुरक्षा आहत होगी, लेकिन फूलचंद जी ने जिस तरीके से उसका जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर से कहा कि भारत एक मजबूत स्थिति में जाएगा। लोगों के सामने यह परिचय देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। परिचय देना एक अलग विषय होता है। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मेरा एक ही मानना है, हमारी प्राइवेट एजेंसियां जो होती है, हमारी कुछ सुरक्षा की जिम्मेदारियां होती भारत के फैसल साहब, आज हम सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारा मुद्दा है इंटॉलरेंस के ऊपर आ रहा हूं मैं। आज इंटॉलरेंस जो ज्यादा बढ़ा, आज कश्मीर, आज 107 दिन हो गए, आज तक कर्फ्यू वहां लागू है। आप भारत के मुल्क के अंदर रह के, भारत में रह के, आप कश्मीर के मुद्दों को छोड़ के, वहां हजारों बेगुनाह लोग रोज मर रहे, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। फिकर आज टाटा को बोलने की जरूरत क्या थी? इसके बीच में भी कश्मीर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। उन्हें भी यह महसूस हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री सही काम नहीं कर रहे, अवामों के साथ मजाक कर रहे, कश्मीर के अंदर लाशें बिछाई जा रही है, लेकिन जहन बदला जा रहा है और लोगों को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। ये मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री को आज 107 दिन हो गए। मैं पहले भी कहा, आधी जानकारियां हासिल है,
कश्मीर का मुद्दा कोई आज का नहीं है। 1990 मैं 107 दिन की बात कर रहा हूँ, 1990 कर्फ्यू आज से तक चला है। आया वो वाद है। 107 दिन की बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने क्या किए? राजनाथ सिंह साहब जा रहे उधर, क्या कर रहे हैं आप? कर्फ्यू रुका नहीं सकते? जिस तरह से वहां पे भारत सरकार दादाजी को ये हैंडल बोलना कर रही है पड़ा, उस किस वजह मुद्दे से को, बोलना पड़ा बच्चों को? अगर वहां पे अगर सख्ती दिखाई जाती मैं कह रहा हूं, बोलता हूं दादा को ये शब्द इस्तेमाल तो करना वहां क्यों पर पड़ा? उसका तुरंत, लेकिन बिल्कुल, भारत बिल्कुल, सरकार फिर भी बिल्कुल, अगर बात की जाए अगर फैसल जी, कश्मीर का फैसल जी मुद्दा रही है। क्या कहना चाहेंगे सुराटकर सर, जिस तरीके से आपने दोनों ये लोगों देखिए, की बातें सुनी? ये फिजूल अपने ये कह रहे हैं, जो बात कहनी नहीं चाहिए कह रहे हैं। इंटॉलरेंस की जब हम बात करते हैं, आज ये पूरे हमारे देश में फैला हुआ है। हम अपने घर से शुरू कीजिए, मैं दूसरों की बात नहीं करता हूँ। आज अगर आप बच्चों को दूसरा कैसे आप पढ़े, किसको बोल रहे हो? नहीं क्लियर कीजिए मैं आप। अपनी दूसरा बात कौन? करता हूँ, मैं दूसरा अपनी बात कौन? कर रहा हूँ, अरे मैं दूसरा अपनी बात बताइए। करता अरे हूँ। दूसरा मेरी बात तो कौन? सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। आप दूसरा हमारे बताओगे, बच्चों नहीं बोलते, मैं बच्चों को अपनी हम बात कर पढ़ाई रहा करने के लिए कहते हैं, तो बच्चा आज कश्मीर की हालत क्या है? 107 दिन हो गए। फैसल साहब, सुराटकर जी की बात पूरी होने दीजिए, हम आपके पास भी आते हैं। मेरा ये कहना है कि आज हमें अपने गिरेबान में झांकना है। इंटॉलरेंस हमारे घर से ही बढ़ा हुआ है। जैसे बच्चे को आप कहेंगे पढ़ाई कीजिए, तो बच्चा कहता है पिताजी वो तो उसके बाप ने पैसे दे के पेपर खरीद के लिए, आप भी मुझे खरीद के लाइए। तो ये जो इंटॉलरेंस है ये हर लेवल पे है, हर जगह है, और ये बढ़ रहा है। ये इसकी वजह ये है, देखो आपका इंटॉलरेंस, आप जो देखो सीधा कहिए ना, भ्रष्टाचार के पिछले दिनों से जो हुआ, मेरी बात फूलचंद जी, बात पूरी होने दीजिए। फूलचंद जी, सुराटकर जी की बात पूरी होने नहीं दीजिए। उसको देखो व्याख्या नहीं मिल रही है। बिल्कुल, व्याख्या हम करते हैं, व्याख्या हम पूरी चर्चा करेंगे। फूलचंद जी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। सुराटकर जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने घर की बात की, बाहर जाइए आप, सिग्नल तोड़ने के बाद पुलिस अगर पैसे मांगता है तो उसे लगता है मैं चाहता हूं कि मैं बड़ा हूं, मुझे कोई ना पूछे। जैसे मैंने कहा कि ये जो है भावना ऊंच नीच की, तो मैं अपनी बेइज्जती समझता हूं कि मैंने सिग्नल तोड़ा तो पुलिस मुझे कैसे पूछता है। ये जो सोच है, मुझे उसका बुरा लगना चाहिए कि मैंने सिग्नल तोड़ा, मैंने सिपाही की माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं मांगता हूँ, लेकिन सभी ऐसे नहीं करते। तो ये ऊंच नीच की भावना जो है, अच्छे बुरा की लोग समझ मिटते जा रही है, लोगों की नैतिकता जिसको हम कहते हैं ख़त्म होते जा रही है। इसलिए मुझे अब्दुल कलाम साहब की बात बहुत पसंद आती है। वो कहते हैं कि बचपन से बच्चों पर ऐसे संस्कार करो, उन्हें इस तरह से बढ़ाओ, इस तरह से पढ़ाओ कि उनमें इंसानियत हमेशा जागती रहेगी और कायम रहेगी। और आज बिल्कुल सुराटकर साहब, अगर हम बच्चे को सही सीख देंगे तो रास्ता सही से अपनाएगा। लेकिन जिस तरीके से फूलचंद जी ने कहा कि उस पूरे टॉपिक का व्याख्यान नहीं हो रहा है, व्याख्या हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कि जिस तरह से आज देश में असहिष्णुता है, उसको लेकर रतन टाटा ने जिस तरह से एक बयान दिया कि असहिष्णुता अभिशाप बन चुका है, इससे हमें मुक्ति चाहिए, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फूलचंद जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से व्याख्यान करना चाहते हैं? देखो भाई, हमारे यहाँ पे सुराड़कर साहब पे काफ़ी उनको एक्सपीरियंस है, और उनके एक्सपीरियंस के माध्यम से उन्होंने अपने घर से और पुलिस के माध्यम से क्या होता है असहिष्णुता, इंटॉलरेंस, वो बताइए। लेकिन देखो, जब इस देश के अंदर कोई भी बच्चा पढ़ता है, लिखता है, और आज देखिए कि मीडिया के मार्फत, अगर टीवी न्यूज़ के मार्फत पिछले 3 साल के या 5 साल के पीछे आप जाओगे, तो जिस तरह से यहाँ देश के अंदर भ्रष्टाचार, हर तरफ भ्रष्टाचार देखने को मिला। कहीं फिल्में आ चुकी है भ्रष्टाचार के ऊपर, तो लोगों का जो दौरिया होता है उससे उन्होंने पहले ये मानसिकता बना ली थी कि मुझे कोई भी काम करना है, चाहे बीएमसी हो या अन्य कहीं कलेक्टर हो, कहीं भी जाना है तो मुझे वहां पे रिश्वत देनी पड़ेगी। लेकिन आज की डेट में टोटल डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। ऑनलाइन की वजह से लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आज हर चीज का एक फायदा हुआ। तो कैसा है, भ्रष्टाचार के मार्फत लोगों ने बोला सरकार है, मतलब फूलचंद जी ये कहा एक लोगों की भावना थी सरकार है कहाँ, बेरोजगारी है, फूलचंद जी मतलब ये कहा जाए कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऑनलाइन सब कुछ हुआ है, तब से क्या असहिष्णुता में कमी देखी जा रही है? बिल्कुल, लोगों को सुविधा चाहिए, देश की जनता को क्या सुविधा चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अगर क्या कहना चाहेंगे?
फूलचंद की तो बात, ही उसकी मन की फूलचंद जी मानसिकता की बात ठीक से रहेगी। फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे? फूलचंद जी, फैसल साहब क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन के माध्यम से असहिष्णुता कमी देखी जा रही है ऑनलाइन नहीं, लोगों की सुविधा के मार्फत। अच्छा ठीक है, आपके बोलने के मुताबिक, लोगों की सुविधा के मुताबिक आप लोग काम कर रहे, आपका हार्दिक अभिनंदन। अब मैं दो बात इनटॉलरेंस के ऊपर रखना चाहूँगा। मेरे महाराष्ट्र के अंदर 22 दिन पहले नासिक में बड़ा खतरनाक कांड हुआ। बड़ा खतरनाक बोलो तो कई दिन कर्फ्यू रहा। आपके फडणवीस साहब सरकार में हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, आप ये बताइए कि आपने क्या किया। अब आगे और मैं आता हूँ, एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। जब मेमोरेंडम लेके कोई जाता है तो आपके साहब के पास टाइम नहीं रहता है। कोई चीज़ सब्जेक्ट के ऊपर हम आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपके साहब के पास टाइम नहीं रहता है। इस हालात में इनटॉलरेंस का मुद्दा टाटा उठाया है तो उन लोग सब है ना, पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, पूरे देश की राजनीति को पढ़ते हैं वो लोग। आज उधर ऐसी जगह पे मारे हैं कि मैं आपको अगर अभी उसकी क्लिप, मेरे मोबाइल में सारी क्लिप है, मैं खुद पर्सनल माननीय आनंदराज अंबेडकर साहब के साथ गया उस स्थानिक स्तर। आज तक तुम्हारे फडणवीस साहब नहीं गए वहाँ, उन झोपड़ों तक में नहीं गए कि भाई इनटॉलरेंस क्या हुआ उधर। इतना काटे हैं और ऐसे तलवारों की वार मारे लोगों ने कि आप देखोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? सो रही है कि इनटॉलरेंस को बढ़ा रही है? आप है ना, मैं तोहमत अब नहीं, मैं सबूत के साथ देने को तैयार हूं। आप आरोप कर अगर सकते हैं। अभी साहब मेरे को मिश्रा जी बोले कि भाई मेरे को सबूत दो, मैं मोबाइल में 200 क्लिप दूंगा नासिक की। क्या की आपकी सरकार ने? देखो झगड़े, आप झगड़े नहीं हुए, देखो कानून को बीच, कानून व्यवस्था वहां पे है, वहां पे कानून को ही ला रहा हूं बीच में सर। अगर पुलिस कानून वाले व्यवस्था लोग वहां पे भूखे मारे काम हैं, कर रही है। कानून आपका है। फैजल भाई की बात पूरी होने दीजिए। कानून आपका है, पुलिस आपकी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, सब आपकी है। तो इतने बच्चों के ऊपर हमले क्यों हुए? गांव के गांव खाली कर दिया गया। ये 22 दिन पहले की बात कर रहा हूं सर। और 8 दिन पहले मैं नासिक में 2 दिन रुक कर आया, एक एक घर, एक एक हॉस्पिटल में जाकर आया, उन पेशेंटों को मिला, उनकी माओ से मिला, उनके बच्चों से मिला कि क्या हुआ। बोले पुलिस भी घुसी और गुंडे भी घुसे दोनों। अब उस हालात में इंसान कहां जाएगा? आपकी फडणवीस सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी। देखो सरकार फडणवीस साहब जो है क्या कर रही थी? सुरक्षा, नहीं सुरक्षा आईजी साहब कानून इधर बैठे हुए हैं। नहीं आप देखो, अगर कहीं अगर जिस तरह से महाड़ की घटना हुई वहां पे भी लोगों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया तो कि होता क्यों है? जिम्मेदारी आपकी, हमारी सुरक्षा। फैसल साहब फूलचंद जी जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। जब घटना घटती है इस राज्य के अंदर, कोई भी एक सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं होती है, अच्छी बात नहीं होती है समाज के लिए। लेकिन अगर नहीं वहां पे हमारे मंत्रीगण जो भी है सब गए वहां पे, और जिस तरह से नहीं देखिए आश्वासन लेना चाहिए था, पूरा सब पुलिस मुख्यमंत्री जी की पूरी नजर है, कहना चाहेंगे जिस तरह पूरी से नजर है। आज एक दूसरे जहां पर वहां पे कानून व्यवस्था जा रहे हैं, हाथ- इस तरीके से अगर हाथ हम के बात बाहर नहीं है। करें तो आश्वासन दिया गया था, मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि इस पूरे मामले पर फास्ट ट्रैक की सुनवाई होगी और जल्दी जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे सुराटकर मैं साहब? ये कहना चाहूंगा कि हमें आज जरूरत है वो जो ऐसी पुलिस चाहिए जो ना तो किसी की सुनेगी, गलत काम सुनेगी, ना गलत काम करेगी, सही काम करेगी। ऐसी पुलिस हमें चाहिए। मैं मेरा एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अचलपुर में SDPO था, झगड़ा हुआ, मस्जिद के पास गणपति बैठे, अब दोनों की होड़, कौन आवाज़ ज़्यादा बढ़ाएगा? मस्जिद का भी जो लाउडस्पीकर ज़ोरों से बज रहा है, गणपति का भी ज़ोरों से बज रहा है। आखिर जब दोनों को उठा के मैंने दम दिया तब जाके वो सब हुआ। मेरे खिलाफ शिकायत गई, कब प्रेसिडेंट तक गई। सवाल ये है कि आज पुलिस अगर कानून के दायरे में, संविधान के तहत अगर सही काम करती है, और जो सही काम करने वाले नहीं हैं, ऐसे पुलिस वालों की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी नासिक का जिक्र निकला, तो जिन पुलिस वालों ने गलत काम किया है उन्हें पुलिस में नहीं, जेल में होना चाहिए। तो आज हमें जो चाहिए, और हम सब ने ये मांग करनी चाहिए कि हमें कानून का राज चाहिए, हमें किसी का भी, किसी व्यक्ति का नहीं। और यहाँ सबको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, हर एक को समानता चाहिए, बंधुत्व चाहिए, न्याय चाहिए और स्वतंत्रता चाहिए। किसी की भी जबान, आवाज़ आप बंद मत कीजिए।
बिल्कुल आवाज बंद मत कीजिए। फूलचंद जी बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से हम जो है असहिष्णुता पर रोक लगा सकते हैं। देखिए, असहिष्णुता कुछ लोगों का फैला हुआ एक क्या बोलते हैं ना, पिट्टू छोड़ा हुआ है। अगर इसके ऊपर अगर बात ना करे, इसको हवा ना दे, तो ऑटोमेटिकली ये शांत हो जाएगा। और असहिष्णुता की बातें वही करते हैं जिन लोगों को राजनीति करनी होती है। भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या ये माना जाए कि रतन टाटा जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उनको देश के अंदर उन्होंने बच्चों को कहा है देश में भाईचारा बना रहे, सबका साथ रहे, सबका विकास रहे, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहेंगे फैसल बनारसी साहब, जिस तरीके से फूलचंद जी ने कहा कि असहिष्णुता की बात वही करते हैं जिनको राजनीति करनी होती है, बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि समय का अभाव है, बहुत संक्षेप में उत्तर जाना चाहिए। मैं खत्म कर देता हूँ, जरा मराठी में बोलूँगा जरा। भीख नको सत्ताची, सत्ता हवी हक्काची, बस ये बोल के मैं, हम लोगों को भीख नहीं चाहिए। जो हमारा अधिकार है, जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जीने का अधिकार दिया है, आप सत्ते पे बैठे हो, आप हमको सत्ते की तरह हमको हमारे साथ काम करने के साथ जुड़ो, हम आपका समर्थन करेंगे। अच्छे काम में, बुरे काम में कभी नहीं करेंगे, रास्ते पे उतरेंगे। बिल्कुल रास्ते पे उतरेंगे। सुरटकर सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हम जो है असहिष्णुता पर रोक लगा पाएंगे, एकदम संक्षेप में जानना चाहेंगे। कानून का राज, ठीक, कानून का राज होगा तो किसी को रास्ते पे उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल कानून का राज होगा। जहां एक तरफ कहा गया कि कानून का राज होगा तो शायद असहिष्णुता नहीं होगी, क्योंकि कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। वहीं जिस तरीके से कहा गया कि इस मुद्दे को राजनीतिक तूल ना दिया जाए तो शायद इस मुद्दे की आवाज लोगों तक नहीं पहुंचेगी और लोग इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। वहीं साफ तौर से जिस तरह से फैसल बनारसी साहब ने कहा कि हमारा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए, और अगर सत्ता में जो काबिज है वो हक नहीं देगा तो हम रास्ते पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज अपने हक की लड़ाई के लिए हर कोई आगे आने के लिए तैयार है, हर कोई अपने तरीके से हथियार करने को रास्ता बनाने के लिए तैयार है। इस पूरे चर्चा में जिस तरीके से तीनों मेहमानों ने अपने अपने मत रखे, उनके लिए हम तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने इस चर्चा में अपने अपने मत रखे और काफी अच्छा सुझाव भी दिया कि किस तरह से असहिष्णुता को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि पिछले कई दिनों बाद एक बार फिर से जो है असहिष्णुता का मामला सामने आया, जिसको खुद सुप्रसिद्ध अगर उद्योगपति रतन टाटा की बात करते हैं तो आखिर क्या वजह हुई, उन्होंने क्यों ऐसा बयान दिया कि अब श्राप हो चुका है। उन्होंने साथ ही लोगों से यह भी आह्वान किया है कि हमें एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां हम शांतिपूर्वक रह सकें, जहां हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें और एक दूसरे से भाईचारा निभा सकें। ऊंच नीच की जो प्रणाली है वो अगर हम खत्म करते हैं तो शायद हमारे बीच की जो है असहिष्णुता खत्म हो जाएगी। आज के सफर में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।